हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह राजप्रीत एंड आज हम अपने देश में एक सबसे महत्वपूर्ण बिल पर बात करने वाले हैं, वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट हमारे देश की नई संसद के पहले बिल का एक ऐतिहासिक बिल के रूप में साबित हुआ। पर दोस्तों, क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल इतना सिंपल था, इतना आसान था? तो बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल गलत है। यह 27 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद में यह बिल हमारे सामने अपने मूलभूत रूप में प्रस्तुत हुआ है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम इस 27 साल के संघर्ष को लेकर के बात करने वाले हैं और मैं आपको ये उम्मीद से कहता हूँ कि जब आप इस संघर्ष को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट पर एक कहीं ना कहीं कमी महसूस भी होगी और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होगा, क्योंकि लगातार इतने संघर्ष के बाद में भी हमारी पार्लियामेंट रुकी नहीं और उन सभी पार्टियों के खिलाफ ये एक एक्शन था जिनकी सोच रूढ़िवादी थी, जो नहीं चाहते थे कि वुमेन को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिले। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व स्टेटमेंट अलग अलग पार्टियों द्वारा दिए गए जो कि ना केवल अनकॉन्स्टिट्यूशन थे बल्कि एक सभ्य समाज के लिए शर्मिंदाबाजनक भी थे। आज हम उन सभी स्टेटमेंटों के बारे में बात करेंगे, सभी पार्टी जिन्होंने इसका विरोध किया है तथा कौन कौन सी पार्टी जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है, और लगातार संघर्ष करने के बाद में यह हमारी देश की नई पार्लियामेंट का पहला बिल पारित हुआ है। दोस्तों, वुमेन रिजर्वेशन बिल होता क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। वुमेन रिजर्वेशन बिल जैसे हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसे पारित किया है और इसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त होगा। दोस्तों, महिला आरक्षण 2026 के बाद में हमारे देश में लागू होगा, क्योंकि हमारे देश में 2026 के बाद में ही परिसीमन आयोग लागू होगा जिसके अनुसार सीटें डिसाइड होगी और जनसंख्या गणना के बाद में सीटें डिसाइड होगी। इसलिए 2026 के बाद में जो भी इलेक्शन होगी उन सभी इलेक्शनों में 33% भागीदारी महिलाओं की होगी, चाहे वो विधानसभाओं की बात करें या फिर चाहे वो लोकसभाओं के बारे में बात करें। पर दोस्तों, क्या ये इतना सरल था? नोट नहीं, ये इतना सरल नहीं। 27 साल का एक लंबा संघर्ष जिसमें भारत की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस इसका फुल सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी इस बिल को पारित करा नहीं पाई। तो ऐसी क्या दिक्कत आई इन सभी दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों के बारे में? ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की दो बड़ी पार्टियां जो कि एक पक्ष में होती है और कहीं ना कहीं एक विपक्ष में या पक्ष में ऐसे चलती रहती है, बल्कि इन दोनों पार्टियों का एक ही एजेंडा था कि वुमेन रिजर्वेशन हमारी पार्लियामेंट में यह सुनिश्चित किया जाए कि वुमेन हमारी पार्लियामेंट में 33% से ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, हमारे वुमेन रिजर्वेशन की संख्या इस सूची में आप देख सकते हैं। जब पहली लोकसभा गठन हुई तो मात्र केवल 4.50 वुमेन ही इस पार्लियामेंट के मेंबर बन पाए, जिसमें टोटल 22 मेंबर ही इस पार्लियामेंट के मेंबर बन पाए। इसी तरह ये आंकड़ा कभी 4 के पास, कभी 7 के पास, कभी 10 के पास, और अभी तक 17वीं लोकसभा में केवल 78 मेंबरों के साथ में ये अभी तक 14% ये हाईएस्ट अमाउंट है। दोस्तों, ये शर्मिंदगी की बात है कि आज हमारे देश को लगभग 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के टाइम भी, लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वो बड़ा पार्ट जो हमारे देश के लिए कानून बनाता है, हमारे देश को दिशा निर्देश प्रदान करता है, उस दिशा निर्देश प्रदान करने में महिलाओं की संख्या मात्र 14% है उन कानून बनाने की संख्या में। आइए बात करते हैं हम संघर्ष से लेकर के सफलता तक की कहानी को, देखते हैं क्या क्या कहानी है। बड़ी रोमांचक आपको ये स्थिति लगने वाली है और एक गर्व और एक शर्मिंदगी दोनों ही अवस्था को आप आज प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इस संघर्ष में हमारे 3 प्रधानमंत्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एच डी देवगौड़ा साहब 1996 में, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। दोस्तों, इन्होंने 3 से भी ज़्यादा टाइम पर इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल को देश की पार्लियामेंट में रखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस अपनी असफलताओं को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यूपीए गवर्नमेंट द्वारा मनमोहन सिंह, जो कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे और एक काबिल प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी यह वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित नहीं करा पाए। पहला अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। वुमेन रिजर्वेशन की जो 27 साल का जो संघर्ष था, इस 27 साल के संघर्ष में जो पहली नींव लिखी थी वो पहली पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा साहब ने 1996 में सितंबर में लिखी थी। इसमें वुमेन को रिजर्वेशन के बारे में बात था और इसमें संविधान के आर्टिकल 330 ए और 332 ए का सम्मिलन था, उनको प्रदान करने वाला था। जैसे ही बिल पार्लियामेंट में पारित हुआ, पार्लियामेंट के सामने रखा गया, पार्लियामेंट ने
ने इसका विरोध, कई पार्टियों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया और विरोध को देखते हुए इस बिल को एक समिति को भेज दिया गया। एंड इस समिति का हेड करी थी गीता मुखर्जी, जो कि खुद एक नारी और भारतीय पॉलिटिशियन में अपना एक महत्वपूर्ण कदम स्थान रखती है। दोस्तों, इस समिति में उस समय के और आज समय के जितने भी बड़े लीडर हैं, उस समय के बड़े लीडर शामिल थे। जैसे बात करें ममता बनर्जी के बारे में, मीरा कुमार के बारे में जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है, सुमित्रा महाजन, नीतीश कुमार जो कि बिहार के अभी सीएम है, शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में बड़े पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, एंड हमारे फॉर्मर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इन सभी सदस्यों द्वारा इस समिति का भाग लिया गया। दोस्तों, इस समिति ने रिपोर्ट पारित की गई दिसंबर 1946 में और महत्वपूर्ण 4 पॉइंट पारित किए गए वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के। पहला, इस एच.सी. देवगौड़ा साहब के जो पारित किया गया था उसमें डिफाइन नहीं था 33% रिजर्वेशन के बारे में, तो समिति ने कहा कि आप इसे डिफाइन कीजिए। एंड दूसरा पॉइंट रखा कि इसे राज्यसभा में भी और विधान परिषद में भी इसे आप आरक्षण के रूप में शामिल कीजिए, क्योंकि केवल लोकसभा और विधानसभा में ही इसको लागू किया प्रस्ताव था, लेकिन समिति ने यह रखा गया था। एंड उसके बाद में ओबीसी रिजर्वेशन को इसमें बाद में शामिल किया जाए, यानी कि वुमेन में जो रिजर्वेशन आती है उनमें से ओबीसी महिलाओं की संख्या भी एक गणनी कर जाए। और उसके बाद में ये रिजर्वेशन, चौथा पॉइंट रखा, इस रिजर्वेशन 15 साल का होना चाहिए, 15 साल के बाद में इसकी रिपोर्ट बात करना चाहिए। अब बात करते हैं संघर्ष के पहले ईंट के बारे में कि किस किस ने विरोध किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे जो फोटो लग रही है, जो हमारे देश के सभी बड़े लीडर जो महिला लीडर हुए उनकी लीडरों की फ़ोटो लग रही है। जैसे बात करें गीता मुखर्जी के बारे में, ये गीता मुखर्जी है और ये हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी थी, मैडम भीकाजी कामा, जो कि एक पारसी मूल की एक पारसी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करती थी। एंड ये विदेशों में जा करके भारतीय स्वतंत्रता को आग पहुंचाई। एंड विदेशों में पहला भारतीय झंडा लहराने वाली मैडम भीकाजी कामा भी माने जाते हैं। इन्हें स्वतंत्रता की जननी के रूप में भारत में देखा जाता है। एंड मायावती जो कि श्रीमती मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में एक गरीब तबके, एक वंचित वर्ग से आते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पारित हुई वुमेन पॉलिटिशियन, वुमेन लीडर का एक सक्षम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। बात करें हमारे पिछले जर्नी की, जहाँ पे हमने छोड़ा कि इस बिल का विरोध कैसे हुआ और किसने इस विरोध किया गया था। तो पहले बिल का विरोध जो आज नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, वो वहाँ पर बिहार के एमपी के रूप में आए और नीतीश कुमार ने इसका जमकर विरोध किया। दोस्तों, नीतीश कुमार का कहना था कि आप वुमेन को रिजर्वेशन में ओबीसी रिजर्वेशन को दिए, यानी कि अभी तक पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन पारित नहीं हुआ, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन की मांग थी कि इसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन को आप शामिल कीजिए। पहले वुमेन रिजर्वेशन को बात तो करें, लेकिन उस पर कौन बात करेगा। बस ये एक तरीका था ताकि ये बिल पारित ना हो पाए। असहमति पर नीतीश कुमार ने अपनी असहमति को नोट कराया और आइए नीतीश कुमार की कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। यह विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। मेरी राय है कि ओबीसी की महिलाओं को भी उचित लाभ मिलना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि 1/3 आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। आरक्षण ओबीसी की आबादी के अनुपात होना चाहिए। कुमार ने अपनी असहमति को नोट कराई थी। उसके बाद में दूसरा बड़ा विरोध पारित हुआ एमपी शरद यादव के द्वारा। एमपी शरद यादव ने अपने एक इनफेमस स्टेटमेंट दी और यह स्टेटमेंट पूरे देश में वायरल हो गई थी, अखबारों की नई सूचियों में शामिल हो गई थी। एंड इस स्टेटमेंट को लेकर के पूरा देश एक दो गुटों में बंट चुका था। एमपी शरद पवार ने अपने कड़े शब्दों में एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि कौन महिला, कौन सी नारी और कौन नहीं है, केवल बाल कटी महिला ही इसमें भाग लेगी, इसमें रहने देगी। इनका कहना था कि जो केवल छोटे हेयर वाली है, जो बाल कटे हेयर वाली है, वो ही महिला इसमें भाग लेगी और कौन महिला, दूसरी कोई महिला भाग नहीं लेगी। दोस्तों, जैसे ही ये स्टेटमेंट पारित हुआ, ये स्टेटमेंट पूरे भारत में फैल गया और दो गुटों में बंट चुका था, जो कि एक शरद पवार का स्टेटमेंट को लेकर के वुमेन रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे और दूसरा पक्ष शरद कुमार के इस स्टेटमेंट का ही विरोध कर रहे थे कि आप केवल छोटे बाल महिलाओं को कैसे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा संघर्ष का पड़ाव पारित होता है एनडीए गवर्नमेंट द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में होने वाली एनडीए गवर्नमेंट 1998 से लेकर के 2004 तक वुमेन रिजर्वेशन आरक्षण का दूसरा सफर शुरू होता है।
दूसरे सफ़र में पहला पड़ाव 13 जुलाई 1998 को रखा गया। लोकसभा में एक विचित्र और एक नैतिक रूप से इसमें बिल रखा गया था। इसका भी विरोध हुआ था और आरजेडी यानी कि जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है एंड समाजवादी पार्टी सपा के सांसदों ने इसका भरपूर विरोध किया गया था। और राजद के एक सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा अध्यक्ष बाल योगी से विधेयक को छीन करके उसकी वुमेन रिजर्वेशन बिल की प्रतियां फाड़ चुके थे। इस प्रकार का एक कर्तव्य हमारे भारतीय संसद में देखा गया। जब हमारे भारतीय संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उन लोकसभा अध्यक्ष की चेयर पे जाकर उनसे बिल लेकर वुमेन रिजर्वेशन को बिल को फाड़ देना, ये हमारे एक सभ्य संस्कृति के खिलाफ एक असभ्य घटना है। दोस्तों ये एक वुमेन वेरी फेमस पॉलिटिशियन गायत्री कुमारी जो कि जयपुर से लड़ी थी, जयपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी। दोस्तों इनका सफ़र बहुत ही यादगार सफ़रों में से माना जाता है, क्योंकि जब इन्होंने जयपुर के एमपी के रूप में लड़ी थी तो इन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज करके लोकसभा में प्रवेश किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जो कि हमारे बड़े पॉलिटिशियन से। दोस्तों सेकंड टाइम इसका 11 दिसंबर 1998 में लोकसभा में इसको पारित हुआ गया था। एसपी सांसद ममता बनर्जी ने एसपी सांसद अरोगा को वापस अध्यक्ष के पद आसन की ओर बढ़े एसपी सांसद, लेकिन उसके बाद में ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया और सपा के पार्टियों को विरोध करना पड़ा। इसका विरोध के बाद में सपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, बहुजन समाज पार्टी, बसपा और मुस्लिम एमपीज ने इसका जमकर विरोध किया और ये विरोध अंत में 13 दिसंबर 1998 को पेश किया गया। बिल का विरोध करने के बाद में जब एनडीए गवर्नमेंट में नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, उसके बाद अप्रैल 1990 में वाजपेयी सरकार का पतन ही हो गया और पतन होने के बाद में ये बिल वैसे ही समाप्त हुआ। ये हमारे था दूसरे सफ़र का पहला पड़ाव। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा फिर इसे वुमेन रिजर्वेशन को बिल को पारित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा इसे 2002 में 2003 में लगातार इसे विधेयक को पारित किया गया था, लेकिन इस विधेयक को सफल बनाने में कोशिश नाकाम रही। दोस्तों वुमेन रिजर्वेशन के बिल को मुख्य विपक्षी दल, जैसे बात करें कांग्रेस की या फिर वाम दल जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित होते हैं, उनके समर्थन के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन को पारित कराने में फेल हो गई थी। दोस्तों उसके बाद में आता है यूपीए गवर्नमेंट का संघर्ष, यानी कि मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट द्वारा 2004 से लेकर के जो 2014 के बीच में गवर्नमेंट थी, उनके बाद का संघर्ष। यूपीए गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह, और इन्होंने अपने एम्बिशन को पहले ही प्रेसिडेंट के स्पीच में, जो कि संसद सत्र होने पर प्रेसिडेंट अपनी स्पीच में आने वाली गवर्नमेंट की जो मुख्य भूमिका दिशा निर्देश को बताते हैं, उनमें बता दिया था। और श्रीमान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पहले स्पीच में ही कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात की गई थी। दोस्तों ये भी सफ़र आसान नहीं था। अंत में 6 मई 2008 को यूपीए गवर्नमेंट द्वारा मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल पारित हुआ था वुमेन रिजर्वेशन को लेकर के। जैसे कि आपको सभी पता है, अभी तक हमारे संसद में जिस प्रकार का नाटकीय रूप धारण हो रहा था, उसी प्रकार का नाटकीय रूप अब भी धारण हुआ, और इसमें अब एसपी लीडर अबू आजमी बिल फाड़ने के लिए कानून मंत्री के पास गए थे। कई कांग्रेस लीडर ने अबू आजमी को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन अबू आजमी रुके, और लेकिन दूसरे सपा के बिल द्वारा वापस भी किसी को बिल को फाड़ दिया गया था। इस प्रकार से हमारे देश की संसद में ये लगातार वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ चौथी बार सांसद एक नाटकीय रूप, जिसका सही नाम देना चाहिए, नाटकीय रूप धारण किया गया था, जिसमें बिल की प्रतियां को फाड़ा गया। एक बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, एक बार कानून मंत्री के द्वारा, और खुलकर वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया गया था, जिसमें एसपी पार्टी, बात करें तो आरजेडी दल जिनमें से प्रमुख थे। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट डेट हुआ, रेड लेटर डे। इस लेटर डे में हमारे संसद द्वारा लगातार संघर्ष करने के बावजूद भी, हमारे प्रधानमंत्रियों द्वारा लगातार संघर्ष करने के बाद अंत में राज्यसभा में एक बिल पारित किया गया था 9 मार्च 2010 को, और इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया 2/3 बहुमत द्वारा। लेकिन फिर भी इसको हम लोकसभा में उपस्थिति नहीं करा पाए। बीजेपी, वामपंथी
कांग्रेस, इन तीन बड़े दल का सपोर्ट होने के बाद में भी हम इस वुमेन रिजर्वेशन को बिल को पार्लियामेंट में पारित नहीं करा पाए, इसे लोकसभा में पारित नहीं करा पाए और वुमेन रिजर्वेशन बिल अंत में ठप्पे में चला गया। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और आज का ये सफ़र से लेकर के अब आज का ये दिन जहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा लगभग इसको पारित होने की लगभग पूर्णतः संभावना है और ये नई पार्लियामेंट का पहला विधेयक जो कि ऐतिहासिक हो जाएगा और सबसे पवित्र विधेयकों में होने वाला है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो सेक्शन में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, थोड़ी ना कहीं हेल्प किया होगा और आपने जैसे जाना ही होगा कि हमारी संसद ने कितने संघर्ष के बाद में महिलाओं को उनका हक प्रदान किया है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब प्रोटच को ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। दोस्तों, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का केंद्र है, इसलिए थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट प्रोटच को दिया। मैं आशा करता हूँ मैं ऐसी वीडियो और आपके लिए ला पाऊँ जिससे आपके लिए बेनिफिशियल हो और इसी तरह आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट प्रोटच पर दे रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।